हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन लर्न एवरीथिंग ऑनलाइन। तो आज मैं आपका मेंटर अतुल आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे लर्न ऑन यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम मेनली फोकस करेंगे बोर्ड से लेकर जेडबल या नीट के लेवल का फिजिक्स तक। ओके, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स बच्चों को क्यों हार्ड लगता है, तो उसका एक बेसिक रीजन है। फिजिक्स हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि उनका फिजिक्स के लिए जो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स होता है वो मैथमेटिक्स उतना स्ट्रांग नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड तक जो मैथमेटिक्स करते हैं उसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड तक का मैथमेटिक्स अच्छी तरह से कंसेप्चुअली समझ लेते हैं तो उसका एप्लीकेशन आपको 11 और 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 100% होने वाला है। तो ज़्यादा समय हम नहीं गवाएंगे, एक से दो लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। ओके, तो नोटबुक और पेन लेके बैठिए, लर्न ऑन के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए और इस वीडियो सेशन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के लिए मैथमेटिकल टूल्स। तो बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, जैसे सबसे पहले हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, इसमें लॉगरिथम होता है। ओके, लॉगरिथम्स होता है। लॉगरिथम के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री आपको फिजिक्स के लिए जो है 10th स्टैंडर्ड तक का ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन एक दो पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा आगे का फील देने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जो बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं होता है और इसीलिए वो ट्रिग्नोमेट्री को डीप में नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन हम मैथमेटिक्स इन फिजिक्स के हर चैप्टर में बहुत ही कम समय में डीप आपको ये सभी लेसन्स पढ़ाएंगे। ओके, अगर आपको इन लेसन का एक अच्छा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाता है तो मैं गारंटी देता हूँ फिजिक्स का कोई भी लेसन आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है बच्चों, लॉगरिथम्स के बाद ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम कैलकुलस भी पढ़ते हैं। कैलकुलस कैलकुलस एक बहुत ही वाइड ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम प्रॉपरली लिमिट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसे कुछ पार्ट्स हम पढ़ते हैं। हम उसके बारे में भी इस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी चैप्टर हम वन बाय वन लेंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं जो फिजिक्स का सोल कहा जाता है, आत्मा कहेंगे हम फिजिक्स का, वो है वेक्टर्स। एक्चुअली 8 9 स्टैंडर्ड से आप वेक्टर, स्केलर ये वर्ड सुनते आ रहे हो। ओके, यू माइट हैव हर्ड व्हाट डज मीन बाय वेक्टर्स और स्केलर्स। तो बहुत सारी क्वांटिटीज होती है जो फिजिक्स में, एक तो स्केलर होती है या वेक्टर्स भी होती है और एक और क्वांटिटी होती है टेंसर, लेकिन वो टेंसर जैसी क्वांटिटी आपको 12th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़नी है, ये आपको हायर मैथमेटिक्स में आगे आप पढ़ सकते हो। ओके, लेकिन वेक्टर्स एक इम्पोर्टेंट ऐसा पार्ट है और वेक्टर्स अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आता है तो फिजिक्स का कोई भी चैप्टर, कोई भी न्यूमेरिकल आप बहुत आराम से कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के लेसन्स है जिसमें लॉगरिथम्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है और वेक्टर्स है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स। ओके, वेक्टर बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, यही बात नहीं, वेक्टर जैसा कंसेप्चुअल और बहुत ही यूजफुल टॉपिक अगर आप समझ लेते हो लर्न ऑन के साथ तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल जो वेक्टर की मदद से सॉल्व होता है वो आपका पीछे नहीं रहेगा। ओके, so let's start our new chapter in mathematics in physics, that is called sub chapter, that is called vectors. Okay, वेक्टर्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नोटबुक और पेन लेके बैठना है, रनिंग नोट्स बनाने हैं आपको, जहाँ पे लगता है स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वीडियो पॉज कीजिए, ये नोट्स बनाइए। ओके, और हम बहुत ही इजीली
ये सभी कंसेप्ट को आज समझ में आने के दौर पे काम करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको वेक्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम दो दो लेक्चर्स करेंगे वेक्टर के। आज हम एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ के पास जाएंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, और कल का जो हमारा लेक्चर होगा या दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर वेक्टर्स। तो देखिए, वेक्टर्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि वेक्टर्स क्या होता है। तो चलिए हम काम शुरू करते हैं वेक्टर्स के साथ। ओके, तो वेक्टर क्या होता है। अब देखिए, वेक्टर समझने से पहले हमको समझना चाहिए व्हाट डज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब इस नाम से आपको ये समझ में आएगा, फिजिकल क्वांटिटीज मींस ऐसी क्वांटिटीज जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं। ओके, लेकिन ये इसका डेफिनेशन नहीं है। मैं आपको सिर्फ इस वर्ड्स के बारे में बता रहा हूँ कि फिजिक्स में यूज होने वाली क्वांटिटी जो हमारे डेली लाइफ में हम जो आसपास पूरा फिजिक्स देखते हैं, जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसमें बहुत सारी क्वांटिटीज होती है जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन सभी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती है। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहेंगे। ओके, सो ऐसी क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, जिसका हम मेजरमेंट लेते हैं, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अरे भाई, जिस क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसे हम मेजर तो कर सके कि वो क्वांटिटी है क्या, कितनी है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, क्यों होते हैं। ये क्यों होते हैं, इसलिए हमें उसका मेजरमेंट लेना पड़ता है। और ऐसी क्वांटिटीज जो हम मेजर कर सकते हैं, जो हम नाप सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और उसका दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। ओके, जो हम नाप सकते हैं। जिसे हम मेजर नहीं करेंगे उसे हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। ओके, और सेकंड होता है, it is used to understand laws of physics. ओके, तो एक्चुअली फिजिक्स के जितने भी लॉज होते हैं, जो आपका पूरा जेडब्ल्यू और नीट का जो सिलेबस है 12th स्टैंडर्ड का, वो अलग अलग फिजिकल लॉज के बेस पे बना हुआ है। ये सभी लॉज, ये सभी फिजिक्स अगर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है तो आपको फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करना जरूरी होता है। और वही क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। हाँ भाई, कर सकते हैं। लेंथ कैन बी मेजर्ड। उसका यूनिट भी हमें पता है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। स्टैंडर्ड उसका जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो होता है मीटर। ओके, यूनिट्स और डायमेंशंस हमारा एक लेसन है, वो भी हम करेंगे आगे, जिसमें आपको हम ये सभी यूनिट्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि लेंथ होती है, लेंथ के साथ साथ मास होता है, जिसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। ओके, जिसे हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। लेंथ होता है, मास होता है, उसके बाद हम देखते हैं एरिया, फिर होता है वॉल्यूम। ये सभी क्वांटिटीज क्या है, ये सभी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं। ओके, और इसीलिए ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज है। तो भाई, ऐसी कौन सी क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमारा हैप्पीनेस, हम बहुत खुश होते हैं तो हम ये नहीं हम ऐसा कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कितना खुश हूँ ये आप मुझे मेजर करके बता सकते हो। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपका हैप्पीनेस को मेजर कर सके, या आपका सैडनेस या सॉरोनेस है उसे कोई मेजर कर सके। हम हमारे इमोशंस को सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए ये जो हमारे इमोशंस होते हैं, ये जो कुछ क्वांटिटीज होती है, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती है। So those quantities which can't be measured are not called physical quantities. तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं
उसे हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अगर आपको फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग पता होता है तभी आप वेक्टर को समझ पाएंगे। ठीक है, और ये मेजरमेंट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स के लॉज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए, आपको अभी ये समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, ओके, एंड व्हिच कांट बी मेजर्ड आर नॉट कंसीडर्ड एज फिजिकल क्वांटिटीज, एंड फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड लॉज ऑफ फिजिक्स और टू अंडरस्टैंड नेचर। तो क्यूरियोसिटी हमारे ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक है, हम सभी को नेचर को समझना है, हमारे आसपास जो फिनोमिना होते हैं, साइंटिफिक इंसिडेंट्स होते हैं, तो वो इंसिडेंट्स क्यों होते हैं ये समझने के लिए हमेशा हमें एक ईगरनेस होता है, क्यूरियोसिटी होती है, और ये क्यूरियोसिटी का ही स्टडी करने के लिए फिजिक्स का ब्रांच हमने डेवलप किया है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स क्या होता है। तो क्वांटिटी जो होती है, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, वो मेनली दो पार्ट्स में हम कैटेगराइज करते हैं। देखिए, अब आप देख सकते हो कि ये जो क्वांटिटीज होती है, अब मैं क्वांटिटीज का मीनिंग क्या रखूंगा, फिजिकल क्वांटिटीज रखूंगा। तो इनके हम दो पार्ट्स करते हैं। चलो, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स। सबसे फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होते हैं स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर्स कहेंगे हम शॉर्टकट में, और दूसरे होते हैं वेक्टर्स। तो देखते हैं स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारी क्वांटिटीज होती है, मान ले अगर हमें मास मेजर करना है, अब मास तो फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि हम इसे मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में। अब मैं जब ये कहता हूँ कि ये जो पेन है, ये पेन मेरे हाथ में रखा है, मैं इसका मास अगर मेजर करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, मान लो इसका मास मास समझो 1 kg है। ओके, लेकिन इसका मास जब मैं बताता हूँ 1 kg, तब मैं इसके मास का मैग्नीट्यूड बताता हूँ, उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताता हूँ। ओके, तो स्केलर में क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसका हम सिर्फ क्या देखते हैं, मैग्नीट्यूड। क्यों भाई सिर्फ मैग्नीट्यूड ही क्यों देखते हैं, अगर इस पेन का जो मास है वो यहाँ पे 1 kg है, तो वो ऊपर भी 1 kg होगा, यहाँ भी 1 kg होगा। जब मैं पेन के मास के बारे में बताता हूँ तो मैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताता हूँ, मैं उसका डायरेक्शन नहीं बताता हूँ। 1 kg एट नॉर्थ और 2 kg एट साउथ, ऐसा हम नहीं कहते हैं, सिर्फ हम इसका क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड बताते हैं। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटीज आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स, सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड से ही हम स्केलर क्वांटिटीज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लगता है, डायरेक्शन नहीं लगती है। तो मास है, ओके, उसके बाद हमें ये भी देखना है, वर्क है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब इसके बारे में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट है एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें हम प्रॉपर्ली देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वो वेक्टर से कैसे अलग होती है, या वेक्टर्स स्केलर क्वांटिटीज से कैसे अलग होते हैं। तो अब देखते हैं कि स्केलर सिर्फ ऐसी क्वांटिटीज है जो उनके मैग्नीट्यूड से ही एक्सप्रेस हो जाती है, डायरेक्शन की कोई वहां जरूरत नहीं होती है। लेकिन दोज क्वांटिटीज व्हिच नीड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, बहुत सारे आपको डेफिनेशन में ये समझ में आएगा कि जिन क्वांटिटीज को, जो क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से एक्सप्रेस होती है उसे हम वेक्टर्स कहते हैं। लेकिन ये इसका इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ अगर आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये दो ही कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, देन देयर इज अ dense possibility that you may be confused about electric current। तो करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट हम मेजर करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड तो हम बता सकते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। क्यों भाई, हम तो ये भी सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का हमने 10th में डायरेक्शन देखा है, निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन कहेंगे। लेकिन और उसका कन्वेंशनल पाथ क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव है। अरे भाई, इसका मतलब क्या है, आप तो डायरेक्शन बता रहे हो, निगेटिव डायरेक्शन से वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाता है।
ये हम बताते हैं। और मैग्नीट्यूड होता है क्योंकि हम उसे एम्पियर में मेजर भी करते हैं। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है? नहीं, यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम सिर्फ दो ही चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है, उसे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, तीसरा, जो अगर फुलफिल ना हो तो हम उसे वेक्टर नहीं कहेंगे। तो तीसरा पार्ट क्या है? एक मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन, और थर्ड इट शुड ओबे वेक्टर एडिशन लॉस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, हम एग्जांपल से देखेंगे। अब देखिए, वेक्टर क्या होता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको मैग्नीट्यूड होता है। यस, नो प्रॉब्लम, मैग्नीट्यूड तो हमेशा होगा क्योंकि हम उसे मेजर करेंगे। उसके बाद उसे क्या होता है? डायरेक्शन होता है, होना ही चाहिए। और थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोज क्वांटिटीज और देयर एडिशन मस्ट बी वेक्टर लॉज एडिशन। तो उनका जो एडिशन होता है, इट मस्ट ओबे द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो क्या होता है, हम ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है। मान ले इधर से एक करंट आया 3 एम्पियर का और इधर से एक करंट आया 4 एम्पियर का, और इनका जो इक्वल सम निकला वो 7 एम्पियर मिला। वो कितना मिला? 7 एम्पियर ही मिला। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 3a प्लस 4a इज इक्वल टू 7a। ये सीधा सीधा एल्जेब्रिक एडिशन हो गया। हम अलजेब्रा में जैसा एडिशन करते हैं उस तरह से इसका एडिशन हो गया। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अलजेब्रिक एडिशन लॉज ही फॉलो होते हैं तो वो स्केलर बन जाएगा, ठीक है, जिसमें हम अलजेब्रा के यूज लगाते हैं वो स्केलर बन जाएगा। लेकिन 3 एम्पियर और 4 एम्पियर एक्सपेरिमेंटली पाया गया है कि उनका जो करंट निकलता है वो दोनों का मिला के 7 एम्पियर निकलता है। अगर मान ले इनके बीच में कोई एंगल भी है थीटा, फिर भी ये वेक्टर एडिशन नहीं फॉलो करेंगे। अब वेक्टर एडिशन क्या होता है हम थोड़ी देर में देखेंगे। अगर मान ले इधर से 3 एम्पियर और इधर से 4 एम्पियर ऐसा करंट निकलता है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो फिर भी हमें यह समझ में आया है कि टोटल करंट 7 एम्पियर ही निकल रहा है। अगर ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता तो हम ये देख पाते कि यहाँ से ये इधर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता और ये पाइथागोरस को फॉलो करते हुए 5 एम्पियर निकल आता। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगता है। वेक्टर एडिशन में अगर राइट एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच में तो हम वहां पे पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं। और यही इंपॉर्टेंट बात होती है, जहां पाइथागोरियन ट्रिपलेट काम करता है वो वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करता है, लेकिन स्केलर एडिशन में सिर्फ अलजेब्रिक एडिशन होता है। इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड देता है, डायरेक्शन भी उसे है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज के लेक्चर में आपको ये समझ में आना चाहिए। तो वेक्टर क्वांटिटीज ये 3 रूल को फॉलो करती है और तभी हम ये समझ पाएंगे कि वो वेक्टर है। तो आपको समझ में आया फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स? Scalars have only magnitude, they can be expressed fully only by their magnitude, and vectors have magnitude, direction, and they follow the addition laws or vector addition laws. Okay, बहुत ही सिंपल पार्ट था। अब हम देखते हैं कि वेक्टर का इंट्रोडक्शन तो हमने कर लिया कि वेक्टर किसे कहते हैं। ओके, वेक्टर किसे कहते हैं, तो वेक्टर के कुछ एग्जांपल्स भी हमें समझ में आने चाहिए। हम फिजिक्स में कौन कौन से वेक्टर्स देखेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं वो होता है फोर्स। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है।
फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट है, आप पूरे 2 साल इनके बारे में पढ़ोगे। वेलोसिटी है, स्पीड नहीं, स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी। उसके बाद हमें पता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर है। हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे इंपल्स, ओके, इंपल्स के बारे में पढ़ेंगे, इंपल्स भी है। वेट होता है, वेट, क्योंकि वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ओके। mg भी होता है वेट, तो वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। थ्रस्ट है, टॉर्क है, मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो अब हम वेक्टर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ओके। लेकिन वेक्टर को लिखते कैसे हैं, आगे जाने से पहले हम देखेंगे कि वेक्टर को लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो चलिए आप हेडिंग लगाइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मान ले कोई वेक्टर है फोर्स, और ये फोर्स हम दिखाते हैं कैपिटल F, उसके ऊपर एक ऐसा एरो साइन लगा देंगे, वो हो गया वेक्टर फोर्स और फोर्स वेक्टर। किसी भी वेक्टर के ऊपर ऐसा एक एरो साइन लगाते हैं, उसे हम कहते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? तो फोर्स वेक्टर है, और ये फोर्स मान ले 3 न्यूटन का हमने लगाया है, क्योंकि हम फोर्स को न्यूटन में ही मेजर करते हैं, ये आपको पता है। तो 3 न्यूटन का अगर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का 3 न्यूटन क्या हो गया, 3 न्यूटन हो गया मैग्नीट्यूड। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें डायरेक्शन भी होता है। अगर हम कहते हैं कि 3 न्यूटन टू नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में हमने 3 न्यूटन फोर्स लगाया, तो आप देख सकते हो 3 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है, और नॉर्थ उसका क्या है, डायरेक्शन है। और हमें ये भी पता है कि अगर यहाँ से 3 न्यूटन फोर्स लगता है और इधर से हम 4 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तो रिजल्टेंट यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट फोर्स 5 न्यूटन आएगा। मतलब ये क्या करता है, ये वेक्टर एडिशन लॉज को ओबे करता है, इट ओबेज वेक्टर एडिशन लॉज एंड देयरफॉर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन आ गया, और ये तीसरा लॉ भी क्या करता है, फॉलो करता है, और इसीलिए हम इसे वेक्टर कहेंगे। क्लियर? तो वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर हम लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मान ले s, तो उसे हम ऐसा लिखेंगे। एक्सीलरेशन वेक्टर है a, उसे हम वेक्टर a लिखेंगे। वेलोसिटी वेक्टर है v, तो उसे हम वेक्टर v लिखेंगे। तो किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या किया जाता है, उसका नाम लिखते हैं और उसके ऊपर एक एरो साइन देते हैं। उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं अगर हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज 3 न्यूटन, तो हमें काम करेंगे, फोर्स ऐसा लिख के इसे एक मॉड्यूलस साइन में रख देंगे, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, ये हो गया 3 न्यूटन, या सिंपली आप सिर्फ F लिख के भी वो बता सकते हो 3 न्यूटन। तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये एरो साइन क्या होता है। तो किसी भी वेक्टर को जो हम जिस एरो साइन से दिखाते हैं, मान ली ये एरो है और ये वेक्टर F दिखाता है, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 3 न्यूटन है, तो इसका मीनिंग क्या होता है ये समझ लीजिए। तो ये वेक्टर का डायरेक्शन है, ये एरो बताता है इस डायरेक्शन में ये फोर्स का वेक्टर काम कर रहा है। उसका इस एरो की जो लेंथ होगी, ये एरो की जितनी लेंथ होगी, वो होगा उसका मैग्नीट्यूड। तो हम समझते हैं यहां पे लेंथ ऑफ एरो इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर? बहुत इजी होता है। ये सब रिप्रेजेंटेशन है, ये सब कन्वेंशंस हमने बनाए हैं फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि लेंथ ऑफ
एरो इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर ये इस एरो से दिखाया जाए तो हम उसे कहेंगे कि ये फोर्स 3 न्यूटन का लगा है, तो इस एरो का जो लेंथ है वो 3 है। ओके, 3 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो एरो की लेंथ होती है उसका मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन हमें बताता है, तो इसलिए बन गया पूरा वेक्टर। उसे हम वेक्टर को मॉड साइन में भी लिख सकते हैं या उसे हम सिंपली एफ भी लिख सकते हैं, एफ 3 न्यूटन। अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई कहता है कि ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 6 मीटर, तो हम इसे कैसे दिखाएंगे, मान लो ये है वेक्टर एस और इसका लेंथ है 6 मीटर। क्लियर? तो ये पूरा जो लेंथ होता है ये होता है 6 मीटर, जिसमें ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं टेल और इसे कहते हैं हेड। टेल ऑफ द वेक्टर और हेड ऑफ द वेक्टर। तो हेड दिखाता है किस डायरेक्शन में ये वेक्टर काम कर रहा है, वेक्टर डायरेक्शन के सिवाय हम बता नहीं सकते हैं, दैट इज फाइनल। ओके, तो टेल मतलब इनिशियल ओरिजिन है, वहां से ये वेक्टर शुरू हुआ और 6 मीटर तक इसका लेंथ है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 6। ओके, और s उसके ऊपर का डायरेक्शन है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट s इज 6। और मीटर, मीटर उसका यूनिट है क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्स के बारे में बात करेंगे तो हम न्यूटन लिखेंगे, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो हम मीटर पर सेकंड लिखेंगे। These all are standard SI units. ओके, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, उसका हेड क्या होता है, टेल का पार्ट क्या होता है, ये सभी अब आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। ओके, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया, वेरी नाइस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर के अलग अलग टाइप होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स। कल हम पूरे इसके एडिशन लॉ वगैरह सब बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज हम सिर्फ वेक्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं। इक्वल वेक्टर्स, तो देखिए वेक्टर्स दो बातें फॉलो करना चाहिए। दिए हुए वेक्टर में नंबर 1 सेम मैग्नीट्यूड, अगर दिए हुए वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उसका डायरेक्शन भी सेम है, अगर ये दो पॉइंट कोई वेक्टर फॉलो करता है तभी हम उसे क्या कहते हैं, तभी हम उसे इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तो इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which have same magnitude and same direction. Clear? This is very easy. अगर मान ले ये वेक्टर है a, इसका ये डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड मान ले है 5। ठीक है, कोई वेक्टर a है उसका मैग्नीट्यूड है 5 और दूसरा वेक्टर है b, उसका डायरेक्शन भी ये है और उसका मैग्नीट्यूड भी है 5, तो हम कहेंगे कि वेक्टर a एंड वेक्टर b आर इक्वल वेक्टर्स। ओके, ये इक्वल वेक्टर्स है क्योंकि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और साथ साथ उनका डायरेक्शन भी सेम है। दोनों में से अगर एक बात भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे। सो वेक्टर्स a एंड b आर सेड टू बी इक्वल when they have equal magnitude and same direction. ओके, तो बहुत सिंपली हमने ये समझ लिया। सेकंड होता है पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स में सिर्फ एक कंडीशन होती है, मैग्नीट्यूड अलग अलग चल सकता है। ठीक है, उसमें हम ये देखेंगे सिर्फ सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर दिए हुए वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, उनका ये जो लेंथ है वो इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन उनका डायरेक्शन अगर सेम हो तभी हम उन्हें क्या कहेंगे, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। ओके, अब देखिए पैरेलल वेक्टर्स को भी हम कोलिनियर वेक्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मान लीजिए ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b।
अब आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है क्योंकि ये एरो लेंथ अलग अलग है। लेकिन चलिए थोड़ा सा और अच्छी तरह से हम निकालते हैं। चलिए अब देखिए वेक्टर बी का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन जैसा है, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इस वेक्टर को उठा के अगर यहाँ पे रख दे, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे इस तरह से, तो देखिए ये इधर आ गया वेक्टर। तो आप ये भी देख सकते हो कि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही लाइन पे है, ये वेक्टर बी है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये सिंपली आप देख सकते हो कि ये भी पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल का मतलब हमेशा ऐसे ही नहीं लेना है, तो एक ही डायरेक्शन में जाने वाले बस। तो ये इस तरह भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वहां एरो साइन लगाना जरूरी है टू रिप्रेजेंट दैट वेक्टर्स। ओके, तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, तो उनका डायरेक्शन कंपल्सरीली सेम होना चाहिए, तब हम उन्हें क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर। इसमें और एक बात होती है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। अब हम आगे देखेंगे, मान ले एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस में काम कर रहा है 3i कैप। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे, आई कैप वगैरह क्या होता है। जब हम उसके यूनिट वेक्टर देखेंगे तब हम उसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3D कंपोनेंट जब देखेंगे तब उसमें ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। 3i कैप वेक्टर है और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा है, मान ले अगर यहाँ पे हम लिखते हैं दूसरा 6j कैप, ठीक है 6j कैप, तो हम एक दूसरा वेक्टर भी यहाँ पे देख सकते हैं 3 कॉमन निकाल ले तो i कैप प्लस 2j कैप। अगर आप ये देखें कि ये एक वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप वेक्टर b, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है। ओके, मान ले। अब आप देख सकते हो कि एक वेक्टर दूसरे का क्या होता है, मल्टीपल भी होता है। देखिए कैसे होता है, अगर आप वेक्टर ए में से यहां से 3 कॉमन निकाल ले तो i कैप प्लस 2j कैप आपको मिलेगा। ओके, लेकिन ये क्या है, ये तो एक्चुअली वेक्टर ए है, इस बी है, सॉरी ये वेक्टर बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए वेक्टर बी के 3 टाइम्स है, तो उसकी लेंथ उसके थ्राइस है, ट्रिपल है, 3 टाइम्स है। तो इसका एक मतलब होता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होता है, मल्टीपल होता है और वो नॉन जीरो होता है। जीरो आएगा तो ये पूरा वेक्टर ही जीरो हो जाएगा। अब हम देखेंगे जीरो वेक्टर भी क्या होता है। तो पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होंगे जिनका डायरेक्शन सेम होगा। ओके, उनका डायरेक्शन सेम होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का नॉन जीरो हो तब उसका वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। उसके बाद हम देखते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स सेकंड हो गया। थर्ड है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखिए पैरेलल में क्या होता था, सेम डायरेक्शन होती थी। अब हम देखते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो एंटी पैरेलल हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है। बोथ वेक्टर्स हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। अब हमने देखा था इक्वल वेक्टर में क्या था, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। पैरेलल में क्या था, सेम डायरेक्शन। तो हम एक देख सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होते ही है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन का रूल तो फॉलो कर रहे हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, जो ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन ऑपोजिट है। मान ले इधर वेक्टर ए जा रहा है और इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बी जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है ए से, वो उसका, लेकिन वो ए वेक्टर का बी एक मल्टीपल होगा या बी वेक्टर का ए एक मल्टीपल होगा। जैसे अभी हमने देखा था कि वेक्टर ए जो था वो 3 टाइम्स था वेक्टर बी के, तो उस तरह ये भी रूल यहाँ पे लगता है। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स क्लियर हो गया। पैरेलल वेक्टर्स में आपने क्या देखा था, एक ही डायरेक्शन होगी, तो क्लियरली वो कोलिनियर भी हो सकते हैं। तो दोनों भी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं पैरेलल वेक्टर्स में, तो ये दो वेक्टर में एंगल कितना है,
एंगल तो 0 डिग्री है। तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। और एंटी पैरेलल में देखिए ये एक इधर एक ऑपोजिट जा रहा है तो एक लाइन बनाएगा, ऑपोजिट रेज का लाइन बनाएगा, तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच में हमेशा एंगल 180 डिग्री होता है, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में हमेशा एंगल 0 डिग्री होता है। ओके, तो ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर। उसके बाद हम देखते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? अभी जैसा हमने देखा था कि एक ही सपोर्ट पे काम कर रहे हैं इस तरह से, या ऐसे एक ही लाइन पे होने वाले वेक्टर्स, ये बहुत ऐसा कोई बहुत बड़ा इसका ये टाइप नहीं है। आप पैरेलल वेक्टर्स में भी उसे कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 0, मैग्नीट्यूड 0 होगा मतलब वो उसका मैग्नीट्यूड लेंथ हम नहीं बता सकते हैं क्या है, और उसका डायरेक्शन होगा आर्बिट्ररी, मतलब उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। अरे भाई अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरा डायरेक्शन क्या है, क्योंकि मेरा कोई मोशन ही नहीं है तो मैं मेरा डायरेक्शन तो नहीं बता सकता हूं, तो मैं किसी भी डायरेक्शन में ये वेक्टर हो सकता है। तो जो जीरो वेक्टर होता है उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, और फिक्स डायरेक्शन ना होने की वजह से हम उसे कहते हैं आर्बिट्ररी डायरेक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब होता है 1। मान ले अगर कोई वेक्टर है ए, उस वेक्टर को अगर हम उसके, बहुत सिंपल है ये डेफिनेशन समझ लीजिए, अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा जाए तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिलता है, और उसे हम एक कैप जैसा ये साइन देते हैं, कैरेट साइन बोलते हैं इसे हम कैप ऐसा पढ़ते हैं। तो अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें जो वेक्टर मिलेगा वो होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ और सिर्फ उस वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए होता है। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर ओनली। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर हम इस तरह से देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हो कि अगर किसी वेक्टर में उसका यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, तो वेक्टर जो होता है उसका यूनिट वेक्टर को अगर उसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें जो वेक्टर मिलेगा वो हमारा बेसिक वेक्टर होगा जो हमें दिया हुआ है। वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। तो एक्स एक्सिस में अगर हम देखें, अगर कोई हमें कोऑर्डिनेट प्लेन ले जो 3D प्लेन है इस तरह से, ठीक है, ये 3D प्लेन है, मान ले इस तरह से ये प्लेन है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे, क्योंकि और ये अच्छी तरह से देखना चाहते हो तो चलिए हम थोड़ा और अच्छा ड्रॉ करते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और इधर आ रहा है, ये देखिए बोर्ड के बाहर आ रहा है, आप इमेजिन करिए, तो ये इसका थर्ड डायमेंशन है जेड एक्सिस। तो अगर हम ओरिजिन देखते हैं, इधर वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है ऊपर की डायरेक्शन में, और इधर वेक्टर सी है, तो यहां से एक यूनिट लेंथ पे जो इधर हम लेते हैं ये होगा ए कैप। तो ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए, ऊपर बी के लिए होगा बी कैप, एक यूनिट का लेंथ लेंगे, सी के लिए एक यूनिट लेंगे सी कैप। और ये हमें अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, कुछ ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स भी लेते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हम यूज करते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए होता है आई कैप, ये अब कन्वेंशन है। आई कैप अगर दिखाई दे तो आपको समझना है कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। y के लिए होगा, पॉजिटिव y के लिए होगा j कैप, और पॉजिटिव z के लिए होगा k कैप। अगर निगेटिव x एक्सिस है तो निगेटिव i कैप, निगेटिव z एक्सिस है
तो नेगेटिव जे कैप और नेगेटिव के कैप फॉर जेड एक्सिस, थर्ड डायमेंशन। तो ये सभी होते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कोई बड़ी बात नहीं है, अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हम उसका क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल बात है। मान ले अगर एक वेक्टर है एक्स एक्सिस में 3i कैप, वाई एक्सिस में 4j कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये है वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, और ये इसका i और j क्या है, i और j उसके यूनिट वेक्टर्स है जो डायरेक्शन बता रहे हैं। मतलब ये वेक्टर, ये एक ही वेक्टर है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इसका क्या मतलब है ये हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पे समझ लीजिए, एक्स एक्सिस में भी वो मोशन कर रहा है, वाई में भी मोशन कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, होता है प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से होता है। हम फोर्स भी लगाते हैं, एक्स डायरेक्शन में भी लगाते हैं, वाई डायरेक्शन में भी लगाते हैं, और तभी तो रिजल्टेंट वेक्टर बनते हैं। तो रिजल्टेंट हम कल के लेक्चर में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि वेक्टर ए 3i कैप प्लस 4j कैप है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है, अभी हमने देखा था, तो हम सीधा इसका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, खत्म। तो ये कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो अगर हम देखते हैं कि अगर किसी वेक्टर को, चलो यहां देखते हैं, ये वेक्टर है, कितना है वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप, उसे डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड से, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर फॉर ए वो कैसा होगा, 3/5 i कैप, देख सकते हो आप, 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, ये है यूनिट वेक्टर ऑफ ए। क्लियर, बहुत ही सिंपली हमने समझ लिया। अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो उसका यूनिट वेक्टर मिलता है। एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर का जो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है, ऑर्थोगोनल क्यों कहा गया है कि ये i कैप, j कैप और ये k कैप, ये परपेंडिकुलर होते हैं म्यूचुअली। i j को परपेंडिकुलर होता है, j k को परपेंडिकुलर होता है, और k i को परपेंडिकुलर होता है। ये सभी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को ही हम कहेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्लियर है। उसके बाद हम एक और पार्ट पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर्स। ओके, पोजीशन वेक्टर एक हमारा पार्ट है, और कुछ पार्ट होंगे वो भी हम बाद में देखेंगे। अब एक 2 से 3 मिनट में हमारा आज का लेक्चर खत्म होगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम डीप में पढ़ रहे हैं। ये सभी नोट्स आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचाने का काम कीजिए। ओके, उसके बाद हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है, किसी वेक्टर का पोजीशन दिखाने के लिए जो वेक्टर यूज होता है उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। मान लीजिए हमारा एक्स वाई प्लेन है, और यहाँ पे कोई वेक्टर है, एक बॉडी है, वेक्टर ए है, तो ये ए वेक्टर इस एक्स वाई प्लेन में एक्चुअली कहाँ पे है ये हमें देखना है, तो उसका पोजीशन पता करना है। तो ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से शुरू होता है, ओ ए वेक्टर जो आपको दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। किसी भी वेक्टर का पोजीशन जब हम ओरिजिन से लेते हैं तब उस वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है बाद में तो पोजीशन वेक्टर्स के हेल्प से ही आपको समझ में आएगा। तो ये पोजीशन वेक्टर हम आर ऐसा भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मॉल आर भी उसमें लिखते हैं। तो ओ ए हो गया पोजीशन वेक्टर। मान ले इधर एक बी वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ओरिजिन से वेक्टर ओ बी बनेगा। अगर मान ले इधर एक सी वेक्टर है कहीं तो भी, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर ओ सी। तो किसी भी वेक्टर का अगर हम पोजीशन ओरिजिन से लेते हैं तो उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। और लास्ट पार्ट है कि हम देखेंगे कोप्लैनर वेक्टर। कोप्लैनर का मतलब क्या होता है, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में है, एक ही एक्स वाई प्लेन में है, तो दो
पेन अगर हम इस तरह से एक यहाँ ऐसे रख दे तो एक ही प्लेन में आ रहे तो कोप्लेनर वेक्टर है। दो वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो तो वो क्या बनेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स बनेंगे। तो इनके बारे में हम आगे और डीप में पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे ये लेक्चर्स आगे बढ़ेगा। तो आई होप आज हमने वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटी समझ ली, वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन भी कर लिया, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका राइटिंग, उसका मैग्नीट्यूड निकालना और उसके पॉसिबल पूरे टाइप्स, जो टाइप्स हम आगे पढ़ने वाले हैं कल के लेक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल का, जिसमें हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, और वेक्टर्स में उनका प्रोडक्ट होता है। वेक्टर में डिवीजन नहीं होता है तो हम उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होता है या उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और पॉलीगॉन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये लॉज भी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। 2 लेक्चर में इसका थ्योरी कंप्लीट होगा, फिर 1 लेक्चर में हम पूरे न्यूमेरिकल्स करेंगे। 3 से 4 लेक्चर में हम वेक्टर्स को डीप में पढ़ लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेरी है, कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डालिए। 9th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स को ये शेयर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं कल नए लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग विद लर्नो।